Hello and welcome to the Sardana Ice Academy. We have discussed geography and now we are moving ahead with history. हम लोगों ने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस किया था और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंडस लोग थे, इंडस पीपल के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो सिंधु नदी के किनारे रहना स्टार्ट करते हैं और फिर अपनी सिविलाइजेशंस डेवलप करते हैं. फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद भारत में आर्यों का आगमन होता है. आर्यंस केम इनटू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया. वैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं. तो आर्यंस जब इंडिया में आए तो आर्यंस ने इंडिया में आकर के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ लड़ाई की और लड़ने के बाद उन्हें साउथ इंडिया में धकेल दिया और वो द्रविडियंस कहलाए और ख़ुद नॉर्दर्न इंडिया में रहने लगे. और ये जो आर्यंस थे ये बेसिकली स्टार्टिंग में नोमैडिक ट्राइब्स थे जो बाद में धीरे धीरे एग्रीकल्चर करके किसान बन गए और किसान के रूप में कार्य करने लगे और इंडिया में उन्होंने एक दूसरी सिविलाइज्ड सोसाइटी डेवलप की. और यहाँ अर्बन सिविलाइजेशन की बात हो रही है तो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ही. तो दूसरी अर्बन सिविलाइजेशन वैदिक कल्चर में बहुत बाद में डेवलप हुई, स्टार्टिंग में डेवलप नहीं हुई. तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में वैदिक एज को डिस्कस करते हैं. तो वैदिक एज को वैदिक एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम तक जो लैंग्वेज थी उसे पढ़ा लिखा नहीं गया था, उसे पिक्टोरियल लैंग्वेज कहा गया था. लेकिन जैसे ही आर्य इंडिया में आते हैं तो आर्य इंडिया में एक लैंग्वेज लेकर के आते हैं और वो लैंग्वेज थी संस्कृत. और संस्कृत में ही टेक्स्ट लिखे गए और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट कहा जाता है ऋग्वेद को. दुनिया का सबसे पुराना लिखित साक्ष्य कहा जाता है ऋग्वेद को. और वो ऋग्वेद लेकर के आए आर्य अपने साथ और उस ऋग्वेद को लिखा गया था संस्कृत भाषा में. तो संस्कृत का ओरिजिन हुआ और संस्कृत में वेद लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया और इसीलिए वेदों की वजह से इसे वैदिक एज या वैदिक युग कहा जाता है. तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रीस्ट की प्रतिमा है. इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रीस्ट को इस प्रतिमा से डिफाइन किया गया था. और उस समय मंदिर तो कहीं मिलते नहीं थे, लेकिन जो सबसे पढ़ा लिखा या सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हुआ करता था उसे प्रीस्ट कहा जाता था. और वो पुरोहित या प्रीस्ट इस प्रतिमा के रूप में दिखाया गया. फिर मदर गॉडेस की पूजा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में होने लगी बाद में. मतलब मदर गॉडेस पूजा, मंदिर कहीं नहीं थे, बस ऐसे ही पूजा पाठ किया जाता था. तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज स्टार्ट होता है 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक, या मान लीजिए 600 बीसी तक आप, क्योंकि 600 बीसी तक, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक फिर महाजनपद एज डेवलप हो गई थी. फिर महाजनपद एज से सिस्टम स्टार्ट हुआ रूलिंग का. तो ये थे आर्यंस. आर्यंस ने इन्वेजन किया इंडिया में और इन्वेजन करके यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में रहने लगे. तो मैक्स मूलर ने कहा कि आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया से आर्य आए थे. और सेंट्रल एशिया कहाँ है? सेंट्रल एशिया है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान वाला जो यूक्रेन वाला जो रीजन है उसे सेंट्रल एशिया कहा जाता है. तो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए, ये मैक्स मूलर का स्टेटमेंट था. जबकि बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा
कि आर्य जो थे वो नॉर्थ पोल से इंडिया में आए थे, उत्तरी ध्रुव से इंडिया में आए थे। मतलब जो भी हो, आर्य इंडियंस नहीं थे, वो इंडिया में आए थे, आर्य फॉरेनर्स थे और वो इंडिया में आए थे। यहाँ की जो ओरिजिनल ट्राइब थी वो द्रविडियंस ही थे। और फिर बाल गंगाधर तिलक के बाद मतलब और भी बहुत सारे अलग अलग वर्च्यूज़ हैं, अलग अलग थॉट्स हैं। तो ये मेन 2 थॉट्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैक्स मूलर ने आर्यंस की ओरिजिन सेंट्रल एशिया से बताई है, बाल गंगाधर तिलक ने नॉर्थ पोल से बताई है, उत्तरी ध्रुव से बताई है। तो जो भी हो, आर्य भारत में आए और भारत में आकर के उन्होंने सिंधु घाटी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे अपना, सिंधु और सिंधु की जो ट्रिब्यूटरीज थी, इन ट्रिब्यूटरीज के किनारे अपना सेटअप एस्टैब्लिश किया और इस पूरे टेरिटरी को फिर कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। और इसे सप्त सैंधव प्रदेश क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 7 नदियां थी। और ये 7 नदियां कौन सी थी? तो ये 7 नदियां, एक सिंधु तो एक हो गई, सिंधु की 5 ट्रिब्यूटरीज कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो 5 ये, सिंधु ये 6 हो गई, प्लस एक और जिसे सरस्वती कहा जाता है, जो अब लुप्त हो गई है, अब एक्सटिंक्ट हो गई है, इसे भी इंक्लूड किया गया। तो 6 वो और प्लस ये 7, तो ये 7 नदियों वाला जो प्रदेश था, इसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से एड्रेस किया गया है ऋग्वेद में। मोस्ट सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, they were tall and fair complexioned people with sharp features and strong physique। तो ये डिपिक्शन है आर्यंस का, जैसे यूरोपियंस आजकल हमें दिखाई देते हैं, बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन, टॉल और शार्प फीचर्स और स्ट्रॉन्ग फिजिक वाले, ग्रीक रोमन गॉड टाइप के, इस टाइप का आर्यंस का डिपिक्शन था। Indians, English, Germans, Spanish, French and Persian pride themselves to be the true descendants of the Aryans। तो आपने देखा होगा कि हिटलर ने जो वर्ल्ड वॉर इंट्रोड्यूस की थी वो प्योर ब्लड के लिए की थी, और प्योर ब्लड का कॉन्सेप्ट जो था वो आर्यंस से ही आया था। तो वो भी अपने आप को आर्यंस का ही डिसेंडेंट मानते थे। तो इंडियंस, इंग्लिश, जर्मन्स, स्पेनिश, फ्रेंच, पर्शियंस, ये जितने भी हैं ये सब आर्यंस से ही ओरिजिनेट हुए माने जाते हैं। They came to India during the 2nd millennium BC। This age is called as Vedic age। तो दूसरे सहस्राब्दी में ये भारत में आए। The Aryans appeared in India a little earlier than 1500 BC। The earliest Aryans settled down in eastern Afghanistan, Punjab, fringes of Uttar Pradesh। तो ये 1500 BC से कुछ पहले भारत में आ गए थे आर्यन, और ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं अफगानिस्तान में, पंजाब में और कुछ उत्तर प्रदेश के भागों में। द ऋग्वेदा मेंशन्ड द नेम्स ऑफ सम रिवर्स ऑफ अफगानिस्तान सच एज द रिवर कुभा, क्योंकि अफगानिस्तान की रिवर उसमें मेंशन है, तो अफगानिस्तान में भी सेटल हुए होंगे। तो अफगानिस्तान में आजकल वो काबुल के नाम से जाना जाता है, और काबुल जो शहर है वो काबुल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो इस काबुल नदी को ऋग्वेद में कुभा के नाम से एड्रेस किया गया है, सिंधु नदी को सिंधु के नाम से ही एड्रेस किया गया है, और 5 ब्रांचेस जो हैं, ये 5 ब्रांचेस तो हैं ही। द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आर्यंस वर कन्फाइंड टू द वैलीज ऑफ रिवर सिंध एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती एंड दृश्यद्वती रिवर्स। तो इस तरीके से इतने सारे रिवर्स के मुहाने पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वैदिक कल्चर डेवलप हुआ। अर्ली वैदिक एज, ऋग्वेदा मेंशंस द हिमालयाज एंड मुजवंत माउंटेन्स। तो ऋग्वेद में हिमालय का भी वर्णन मिलता है और मुजवंत माउंटेन्स का भी वर्णन मिलता है। नाड़ी सूक्त जो है ऋग्वेद में, नाड़ी सूक्त में ऋग्वेद में
21 नदियों का वर्णन मिलता है, 21 रिवर्स को मेंशन किया गया है, विच इंक्लूड गंगा इन द ईस्ट एंड कुबा इन द वेस्ट। तो गंगा को सबसे ईस्ट की रिवर के रूप में मेंशन किया गया है और सबसे पूर्व की नदी और कुबा यानी कि काबुल नदी को सबसे वेस्ट की नदी के रूप में मेंशन किया गया है। प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये पूरी टेरिटरी पर आर्यंस का कब्जा था। वैदिक एज इसी पूरी टेरिटरी पर डेवलप हुई। तो सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु के नाम से मेंशन किया गया है, इसे आजकल इंडस कहा जाता है। वितस्ता झेलम नदी को कहा गया है, असिकनी चिनाब नदी को कहा गया है, ब्यास को विपस कहा गया है या विपाशा कहा गया है, रावी नदी परश्नी के नाम से एड्रेस की गई है, सतलुज नदी को शतुद्री के नाम से मेंशन किया गया है, घग्गर नदी दृश्वती नदी के नाम से एड्रेस की गई है, काबुल नदी को अफगानिस्तान की काबुल नदी को कुबा के नाम से एड्रेस किया गया है, सरस्वती नदी जो है ये सरस्वती नदी अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसे सरस्वती के नाम से ही मेंशन किया गया है। स्वात नदी जो अफगानिस्तान में है इसे सुवस्तु नदी के नाम से मेंशन किया गया है। अफगानिस्तान में कुर्रम नदी है, कुर्रम नदी को क्रमू के नाम से मेंशन किया गया है। अफगानिस्तान की गोमल नदी को गोमती के नाम से एड्रेस किया गया है। तो इस तरीके से पता चलता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में ये आर्यंस एस्टैब्लिश हुए और इन्होंने अपनी यहाँ पर वैदिक सभ्यता को इंट्रोड्यूस किया, वैदिक सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए ये सेंट्रल एशिया से फिर हिंदू कुश क्रॉस करते हुए यहाँ पर इंडिया में आर्यंस आते हैं। और आर्यंस जब इंडिया में आए तो स्टार्टिंग में तो वो पेस्टोरल ट्राइब थे, मतलब भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत में जो यहाँ की लोकल ट्राइब्स थी उसके साथ लड़ाई करना स्टार्ट किया। तो वॉरियर्स का काम शुरू कर दिया और वॉरियर्स हो गए तो अपने साथ वो यहाँ पर घोड़ा गाड़ी लेकर के आए। ये इनका सबसे कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो उन्होंने हॉर्स कार्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस की और दूसरा उन्होंने आयरन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन वर अनअवेयर अबाउट दी आयरन एज अ मेटल। तो आयरन धातु जो थी, लोह धातु जो थी, उससे बिल्कुल पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो ये दो काम आर्यंस ने इंडिया में किए, एक तो हॉर्स कार्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, घोड़ा गाड़ी, और दूसरा उन्होंने लोहा भारत में इंट्रोड्यूस किया। ये देखिए ये इंस्क्रिप्शन है संस्कृत का जो आर्यंस के आने पर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। इससे पहले ये इंस्क्रिप्शन कहीं नहीं मिलता, इसीलिए कहा जाता है कि इंडस वैली के टाइम पर जब ये इंस्क्रिप्शन नहीं था तो अचानक से ये इंस्क्रिप्शन कहाँ से आ गया। तो इसका मतलब आर्यंस बाहर से लाए होंगे इसको इंडिया में, और इसीलिए अचानक से ये इंडिया में दिखाई देने लगा। तो आर्यंस को इसीलिए सेंट्रल एशिया से आया हुआ माना जाता है और उन्होंने आकर के इंडिया में ओरिजिनल ट्राइब से लड़ाई की, द्रविडियन से लड़ाई की और द्रविडियंस को पीछे धकेल दिया। लेकिन इसमें भी लॉजिक है कि द्रविडियंस की अपनी खुद की लैंग्वेज है, जैसे कन्नड़ा है, मलयालम है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। इन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हो गई होगी। और यहाँ संस्कृत जो है ये केवल इंडियन टेरिटरी में ही आपको दिखाई देखने को मिलती है। सेंट्रल एशिया जो आप बता रहे हो जहाँ से ये आए हैं, वहाँ पर ये संस्कृत कहीं नहीं दिखती। वहाँ पे राम और वहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती, यहाँ पर पूजा होती है, और आप कहते हो कि ये वहाँ से यहाँ आए। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, लेकिन अलग अलग थ्योरी चलती रहती है। दी वेदास, तो सबसे पहला वेद जो था वो ऋग्वेद था। फिर ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से में लिखा गया और ये पूरा वैदिक एज जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। संस्कृत में ही ये वेद लिखे गए और यहीं से हिंदू कल्चर, हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू धर्म की शुरुआत हुई। पोएम्स लिखी गई और कविताएं लिखी गई, रिलीजियस प्लेयर्स लिखे गए, मैजिक स्पेल्स लिखे गए, लिस्ट्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस बनाए गए, बहुत सारे
नए नए भगवान जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर नहीं जाने जाते थे, वो अब वैदिक कल्चर में दिखाई देने लगे। तो रिलीजियस टेक्स्ट को दो भागों में बांटा जाता है, श्रुति और स्मृति। तो श्रुति क्या होती हैं? जिन्हें याददाश्त के आधार पर लिखा जाए उन्हें श्रुति कहा जाता है, उन्हें स्मृति कहा जाता है। और जो बोलचाल में पॉपुलर लोक कलाओं, लोक संगीत और लोक काव्यों में जो मेंशन हो उसे श्रुति कहा जाता है। तो वेद अक्सर श्रुति में कहे जाते हैं, जबकि स्मृतियों में पुराण और सूत्र कहे जाते हैं। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, ये सब स्मृतियों में आती हैं। श्रुतियों में वेद आते हैं। तो वेद 4 लिखे गए, लेकिन सबसे पहला वेद ऋग्वेद था। तो स्टार्टिंग में ऋग्वेद के ही अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा था। फिर वैदिक एज को 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। तो ऋग वैदिक एज जो थी वो 500 वर्षों तक रही, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, और फिर उसके बाद 1000 बीसी से 600 बीसी तक लेटर वैदिक एज आ जाती है। तो 500 सालों तक केवल और केवल ऋग्वेद के अकॉर्डिंग ही सोसाइटी को चलाया गया, सोसाइटी चलती रही, और एक ही टेक्स्ट होने की वजह से कहीं कोई ड्यूअलिटी नहीं दिखती, कहीं कोई डिफरेंसेस ऑफ वर्च्यूज, डिफरेंसेस ऑफ आइडियोलॉजी नहीं दिखता। एक ही सिंपल, साधारण, सरल, कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा क्लीन एनवायरनमेंट दिखता है ऋग वैदिक काल में। लेकिन जब लेटर वैदिक एज में और भी बहुत सारे टेक्स्ट डेवलप किए गए, 3 वेद और लिखे गए, फिर 3 वेदों के और एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में लिखे गए, वेदांगों की रचना की गई, और इस तरीके से बहुत सारा टेक्स्ट डेवलप हो गया। तो इन टेक्स्ट के डेवलप होने से जो आइडियोलॉजीज थी ये आपस में क्लैश होने लगी। धीरे धीरे आइडियोलॉजीज के क्लैश होने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी समाज में, सोसाइटी में आ गई, और इसी क्लैश की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डेवलप हो गई लेटर वैदिक एज में। और ये कर्म प्रधान समाज से कर्मकांड प्रधान समाज हो गया। तो इसी वजह से कर्मकांड प्रधान समाज हो गया, तो लोग कर्म की बजाय कर्मकांडों को ज़्यादा फोकस करने लगे। हवन, यज्ञ और रिचुअल्स ज़्यादा पॉपुलर हो गए, जिसकी वजह से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी समाज में बढ़ती गई, और लोगों ने संस्कृत को इलीट क्लास की लैंग्वेज बना दिया। और जो लोग पढ़े लिखे होते थे वो ही केवल संस्कृत पढ़ते थे, और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में संस्कृत अपनी भाषा नहीं रह गई थी। लोकल लैंग्वेज में पाली और प्राकृत जैसी भाषाएं फिर उभरने लगी थी, और इसी वजह से धीरे धीरे लोगों ने वैदिक कल्चर को छोड़ना शुरू किया और वैदिक कल्चर की जगह उन धर्मों को अपनाना शुरू किया जो उनकी लोकल लैंग्वेज में लिखे गए थे। जैसे पाली लैंग्वेज में सारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा गया है, तो पाली भाषा में बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा होने की वजह से लोगों ने जो पाली भाषा बोलते थे उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। और प्राकृत भाषा में सारा का सारा जैनिज्म टेक्स्ट लिखा गया। तो जो लोग प्राकृत भाषा बोलते थे वो जैन धर्म को अडॉप्ट करने लगे। तो इस तरीके से बौद्ध और जैन धर्म को लोग ज़्यादा अडॉप्ट करने लगे, और धीरे धीरे वैदिक कल्चर के रिचुअल्स और कर्मकांडों को लोग छोड़ने लगे, और इस तरीके से वैदिक कल्चर का डिक्लाइनिंग फेज आ गया और बौद्ध और जैन धर्म का उदय होने लगा। तो इस तरीके से ये डिक्लाइनिंग फेज 600 बीसी में आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऋग वैदिक एज। तो 1500 बीसी में इसका ओरिजिन होता है और 500 वर्षों तक ये रहती है। इसमें आर्यंस जो थे वो धीरे धीरे अपने कबीलों में रहना शुरू कर रहे थे। तो कबीलों में रहने वाले लोगों को, एक कबीले में 100-200 लोग रहते थे, तो इन 100-200 लोगों को कहा जाता था जन। और आप इसको इस तरीके से इंग्लिश में लिख सकते हैं, जाना जन या फिर गाना गन। तो गन या जन जो भी आप बोलें, तो यही जन कबीलों में रहने लगे। इन कबीलों के लोगों को जन कहा गया, और इस जनों में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट प्रोमिनेंट होता था, स्ट्रॉन्गेस्ट होता था, उसको ये लोग अपना राजन अपॉइंट कर देते थे। तो राजन से राजा की कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ।
आर्यंस मिक्सड विद लोकल पीपल हु अडॉप्टेड द आर्यन लैंग्वेज एंड रिलीजन। तो बहुत सारे लोकल पीपल भी आर्यंस के इन्फ्लुएंस में आकर के संस्कृत को अडॉप्ट कर लेते हैं और वही धर्म अपनाने लग जाते हैं। दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड एज वैदिक एज। इसे वैदिक एज कहा जाता है। आफ्टर सेटलिंग इन इंडिया द आर्यंस कंपोज्ड द वेदास, सेक्रेड हाइम्स that described their religion and society. For 1,000 years, priests chanted the Vedas in Sanskrit language. Most Vedas praised Aryan gods and goddesses. तो ऋग्वेद में ईश्वर के बारे में लिखा गया है और ईश्वर की स्तुतियाँ लिखी गई हैं। ईश्वर को किस प्रकार से हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, ये सारे ऋग्वेद में ही मेंशन किया गया है, ऋग्वेद में ही लिखा गया है। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो ये ऋग्वेद का ही टेक्स्ट है। ड्यूरिंग द वैदिक एज आर्यंस मूव्ड इनटू द गंगा प्लेन्स एंड टुक अप फार्मिंग। तो धीरे धीरे 1500 ईसा पूर्व के बाद, 100-200 वर्षों के बाद लोग कृषि कार्य करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे और उसके लिए उन्होंने गंगा की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, क्योंकि गंगा और यमुना का जो दोआब है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल लैंड कहलाता है। तो मोस्ट फर्टाइल लैंड होने की वजह से ये वहाँ पर शिफ्ट हुए और उन्होंने कृषि कार्य करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डेवलप करना स्टार्ट किया। क्लैंस जॉइंड टू फॉर्म रिपब्लिक्स एंड पावरफुल लीडर्स मेड देमसेल्व्स चीफ्स। बाय 500 BC मोर देन अ डजन किंगडम्स कवर्ड दी गंगा प्लेन्स। तो एक 500 BC तक आते आते, मतलब ऋग वैदिक कल्चर के ख़त्म होने तक, लेटर वैदिक एज के भी कल्चर के ख़त्म होने तक देश में, पूरे भारत में लगभग 16 महाजनपद बन गए थे। ये तो 12 ही बोल रहे हैं, जबकि 16 महाजनपद बन गए थे। आर्यंस वर अ नोमैडिक ट्राइब हु माइग्रेटेड इनटू इंडस वैली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। उस टाइम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब रशिया का पार्ट था। दे इंट्रोड्यूस्ड आयरन एंड हॉर्स चैरियट टू इंडिया। तो लोहा और हॉर्स चैरियट, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये हॉर्स चैरियट इंट्रोड्यूस करने का श्रेय आर्यंस को ही इंडिया में दिया जाता है। न्यू आर्यन आइडियाज, अ न्यू गवर्नमेंट सिस्टम। दे हैड नो कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट, ओनली ग्रुप्ड इन क्लैंस। They were ruled by warrior chiefs called राजाज। तो अभी बताया कि ये कबीलों में रहते थे और कबीलों के लोगों को जन कहा जाता था। उन जनों में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता था उसे राजन अपॉइंट कर देते थे और फिर वो राजा जो होता था वो अपनी प्रजा को संभालने के लिए और नए मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता था, जैसे सेनानी, जिसे बाद में सेनापति कहा गया, सेनानी और पुरोहित, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता था। पुरोहित वो लोग होते थे जो ऋग्वेद के ज्ञाता होते थे, ऋग्वेद को पढ़ने वाले होते थे, जानने वाले होते थे। वो उसी के अकॉर्डिंग समाज को, सोसाइटी को डेवलप करते थे और एक ही टेक्स्ट था तो उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी चल रही थी। तो बहुत सिंपल, सरल, बहुत ही ज़्यादा नोबल सोसाइटी डेवलप हो रही थी। The Aryan tribes settled in different regions of northwestern India. The tribes were called जन और राजन बताया था। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि उस समय जो राजा थे वो दक्ष थे और राजा दक्ष की 2 पुत्रियां थी। इन 2 पुत्रियों का नाम था सभा और समिति, सभा एंड समिति। तो सभा और समिति का कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है ऋग्वेद में एज दी डॉटर्स ऑफ राजा दक्ष। और दक्ष कौन थे? भगवान शिव के जो पत्नी हैं पार्वती जी से पहले इनकी पत्नी थी सती। तो सती के पिता थे राजा दक्ष। अब वो राजा दक्ष नहीं चाहते थे कि उनका विवाह शिव से हो, क्योंकि शिव के पास कुछ था नहीं। वो हिमालय पे रहते थे खुले में और भांग पिया करते थे और कपड़ों में बाघंबर लपेटा करते थे। तो ऐसे आदमी से कौन अपने राजा अपनी बेटी की शादी करेगा? तो इसी वजह से दक्ष शिव से शादी करने पर सती को छोड़ देते हैं और फिर अपने यहाँ अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते हैं। तो सती आती हैं कि हमारे पिता के यहाँ है और हम तो जाएंगे ही जाएंगे, जबकि शिव मना करते हैं। तो शिव के मना करने पर भी सती दक्ष के यहाँ जाती हैं। तो दक्ष जो थे वो उनका उपहास करते हैं कि चलिए आई,
पता नहीं कहाँ से कुछ ऐसे ही गरीबों को दे दिया जाता है तो तुम भी लेके चली जाओ, तो ऐसे बहुत उपहास करते हैं। तो उसी में शिव का भी निरादर कर देते हैं दक्ष। तो शिव के निरादर पर सती जो हैं वहीं हवन कुंड में अपने आप को सती कर लेती। तो ये स्टोरी थी, सती की मृत्यु हो जाती है वहीं दक्ष के यहाँ। तो ये दक्ष की पुत्री के रूप में सभा और समिति को मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन इंडिया, इवन हिंदी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत। तो संस्कृत से ही हिंदी भी ओरिजिनेट हुई और संस्कृत से ही मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी लैंग्वेजेस का ओरिजिन संस्कृत से ही माना जाता है। और संस्कृत में ही वेद लिखे गए। वेदों का मतलब होता है बुक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की किताब, ज्ञान की पुस्तक को वेद कहा गया। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड सेक्रेड हाइम्स कंपोज्ड अराउंड 1500 BC that describes the beliefs and daily life of Aryans. The period of 1500 to 1000 BC is called as Vedic period. तो जो 1500 से 1000 BC का समय था, 500 साल का, उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया क्योंकि उसमें केवल और केवल ऋग्वेद ही लिखा गया था। अब नया एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ जिसे गुरुकुल कहा गया। अब उस गुरुकुल में क्या होता था कि बच्चे टीचर के पास ही रहते थे, टीचर के ही घर में खाना पीना खाते थे, सोते थे, उनका ही काम करते थे। तो ये गुरुकुल आश्रम पद्धति में विकसित हुए। और फिर ऋग्वैदिक काल के बाद जब लेटर वैदिक एज आया तो लेटर वैदिक एज में उपनिषद लिखे गए। उपनिषद का मतलब होता है, उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है गुरु। गुरु के समीप बैठ करके गुरु की दी गई शिक्षाओं को जब शिष्य नोट करते थे तो ये नोटेड इंस्क्रिप्शन कहलाया उपनिषद। तो बहुत सारे उपनिषद लिखे गए। लगभग मुक्तोपनिषद में प्रमाण मिलता है, एविडेंस मिलता है कि 108 उपनिषद लिखे गए, लेकिन अभी तक मिले 15-16 ही हैं, ज़्यादा नहीं मिले। तो वो 108 उपनिषद या उससे भी ज़्यादा उपनिषद हो सकते हैं क्योंकि ये शिष्य जो थे वो गुरु की शिक्षाओं को नोट करते थे, लिखते थे। तो अलग अलग आश्रम रहे होंगे अलग अलग गुरुओं के, तो उन्होंने अपने अपने शिष्यों को ये बुक लिखवाई होंगी, तो ये बुक उपनिषद कहलाई। तो ये लेटर वैदिक एज में आती हैं। ऋग्वैदिक एज में उपनिषद का कहीं नाम नहीं मिलता, केवल ऋग्वेद का ही नाम मिलता है। न्यू मैरिज ट्रेडिशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जबकि वैदिक काल में पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई थी। अब पिता प्रधान समाज हो गया था, पिता ही परिवार का भरण पोषण करने वाला हो गया था, पिता से ही वंश चलता था। तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी वैदिक एज में डेवलप हुई। इसके अलावा ग्राम समाज की इकाई होता था। वैसे परिवार समाज की इकाई होता था, लेकिन वो परिवार एक ग्राम में रहता था। तो ग्राम के लोगों को एक हेड किया जाता था, बनाया जाता था, जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता था या ग्रामीण कहा जाता था। तो इस तरीके से ये समाज विकसित होना शुरू हुआ था। उसमें मैरिज कल्चर को भी इंट्रोड्यूस किया गया। द रेड डॉट ऑन एन इंडियन वुमन्स फोरहेड गोज बैक टू द आर्यन ट्रेडिशन ऑफ हैविंग अ ग्रूम अप्लाई अ स्पॉट ऑफ हिज ब्लड ऑन हिज ब्राइड्स फोरहेड एज अ साइन ऑफ मैरिज। तो उस समय महिला की जो बिंदी आजकल आप लोग देखते हैं, वो उस समय पुरुष अपने खून से वो डॉट लगाता था कि वो मैरिड है। तो ये एक ट्रेडिशन ऋग्वैदिक कल्चर के टाइम से चला आ रहा है, जो आज भी कंटिन्यू है। तो ये मैरिज ट्रेडिशन तब का है और आज भी चलता है। बहुत सारी मैरिज ऋग्वेद में बताई गई हैं, जैसे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, बहुत सारे विवाह बताए गए हैं ऋग्वेद में। अब बात करते हैं लेटर वैदिक एज। 1000 BC से लेकर के 600 BC तक लेटर वैदिक एज का समय रहता है। और इस लेटर वैदिक एज में इतना सारा टेक्स्ट लिखा गया, इतना सारा टेक्स्ट लिखा गया कि सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। द पीरियड दैट फॉलोड ऋग वैदिक इज कॉल्ड एज लेटर वैदिक एज। दिस एज विटनेस्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ 3 लेटर वेदास। अब ये यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद
का उदय हुआ और इन चारों वेदों को मिला करके फिर और नया नया टेक्स्ट डेवलप किया गया जिन्हें ब्राह्मण और आरण्यक कहा जाता है। ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये जितने टेक्स्ट थे ये सारे के सारे टेक्स्ट इसी लेटर वैदिक एज में डेवलप किए गए। ऑल दीज लेटर वैदिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड इन द अपर गैंजेटिक प्लेन इन 1000 to 600 BC ड्यूरिंग द पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय लेटर संहिताज और आर्यंस कवर्ड द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द हिमालयाज टू द विंध्याज। तो नॉर्थ इंडिया में आर्यंस स्प्रेड हो गए, आर्यंस रहने लगे, जबकि साउथ इंडिया में द्रविडियंस का बोलबाला था। और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा टेक्स्ट डेवलप होने की वजह से अब जैसे मान लीजिए कि 4 वेद तो थे ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब फिर इन वेदों की ब्राह्मणों ने अपने अपने शब्दों में व्याख्या की। तो व्याख्या जब ब्राह्मण करते थे तो ब्राह्मण उसको स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल कंफर्टेबल भाषा में लोगों को, बच्चों को समझाने का प्रयास करते थे। तो ये जो ब्राह्मणों का स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में एक्सप्लेनेशन है वेदों का, इसे ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मण टेक्स्ट। और इसी ऋग्वेद में 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। इस पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये इट सेग्रीगेट्स द सोसाइटी इनटू 4 आश्रम, और ये 4 आश्रम हैं। मतलब आश्रम व्यवस्था तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। तो ब्रह्मचर्य जन्म लेने से 25 वर्ष की अवस्था तक, फिर 25 वर्ष से 50 वर्ष की अवस्था तक परिवार को संभालना, बच्चों को बड़ा करना, ये काम करते हैं गृहस्थ में। अब गृहस्थ में ये काम करने के बाद 50 वर्ष की अवस्था से घर को त्याग करके वनों में रहने का काम शुरू करना, इसे वानप्रस्थ कहा जाता है। वनों से आता है वानप्रस्थ। लेकिन इसमें क्या होता है वानप्रस्थ में कि वानप्रस्थ में वनों में आप रहते हैं लेकिन अपने परिवार से, बच्चों से मिल सकते हैं, आ जा सकते हैं, परिवार वाले भी आपसे मिलने आ सकते हैं, आप भी परिवार में जाकर के मिल सकते हैं, रह सकते हैं। 75 ईयर्स के बाद ये काम पूरी तरीके से बंद करना होगा और आपको एक ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पर रहना होगा जहां पर ना तो आप परिवार के लोगों से मिल सकें और ना परिवार आपसे मिल सके। तो ऐसे 75 से 100 ईयर्स तक की एज को कहा जाता है संन्यास। तो जब आप परिवार में को छोड़ करके वनों की तरफ रहते हैं तो वनों में रहने वाले लोग अब बातचीत किससे करें, तो वो वेदों को पढ़ते थे और वेदों को ही अपने माइंड में प्रोसेस करते रहते थे और डीप थिंकिंग, डीप एनालिसिस डेवलप होती थी और उस डीप एनालिसिस को, डीप थिंकिंग को वो लिखते थे। तो ये रिटन टेक्स्ट जंगलों में लिखा गया और इसीलिए जंगलों का एक और नाम है अरण्य। तो अरण्य में लिखा गया ये टेक्स्ट आरण्यक कहलाता है। तो आरण्यक भी इसी टाइम लिखे गए और बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट हैं और इसी वजह से इनको समझना, इनको पढ़ना हर किसी के बच की बात नहीं होती। तो ऐसा टेक्स्ट लेटर वैदिक एज में डेवलप किया गया। The Aryans had a new social organization called the caste system। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, ये अभी हम लोगों ने आश्रम सिस्टम की बात की थी। आश्रम सिस्टम की तरह से ही वर्ण सिस्टम भी लिखा गया है 10th मंडल में पुरुष सूक्त में। तो ये वर्ण सिस्टम और आश्रम सिस्टम ये दोनों 10th मंडल में आश्रम सिस्टम में लिखे गए। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ये जो 10 मंडल हैं इसमें पहला और 10वां मंडल न्यूएस्ट मंडल कहे जाते हैं, सबसे नए मंडल कहे जाते हैं, सबसे बाद में लिखे गए मंडल कहे जाते हैं। 2 से लेकर के 7 तक मंडल, 2 to 7 मंडल, इन्हें ओल्डेस्ट मंडल कहा जाता है, सबसे पहले लिखे गए मंडल माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें ओल्डेस्ट मंडल्स कहा जाता है। और 8th और 9th मंडल्स जो हैं ये मिडिल एज मंडल कहे जाते हैं, बीच में कभी लिखे गए होंगे। तो ये 10 मंडल हैं। 10,796 हाइम्स लिखी गई हैं, ऋचाएं जिन्हें कहा जाता है। अब इसमें 9th मंडल में, 9th मंडल जो है इसमें
गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। आप सभी लोगों को तो गायत्री मंत्र याद होगा ही। ये सूर्य को डेडिकेटेड है, लॉर्ड सूर्य को, और इसे गायत्री मंत्र कहा जाता है। 10वें मंडल में वर्ण सिस्टम और आश्रम सिस्टम को मेंशन किया गया है। ये है देखिए वर्ण सिस्टम। सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण उन्हें कहा जाता था जो वेदों को पढ़ करके वेदों की दी गई शिक्षाओं को लोगों को बताते थे, जो लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। जो राजा और राजा के सेनानी होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो मर्चेंडाइजिंग वर्क करते थे, ट्रेडिंग का वर्क करते थे, उन्हें वैश्य कहा गया। और जो इन तीनों वर्णों को उनके काम करने के लिए हेल्प करते थे, हाउस कीपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे, ऐसे लोगों को शूद्रास कहा गया। और ये चारों वर्ण हमारे वेदों में बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिफाई किए गए हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है काम के आधार पर किया गया है। कर्म के आधार पर समाज बनाया गया था, जन्म के आधार पर समाज नहीं बनाया गया था। मतलब कि अगर ब्राह्मण का कोई जो वंशज है, जो बेटा है, वो शूद्रों का काम करने लगे तो उसे शूद्र कहा जाएगा, वो फिर ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और शूद्र का बेटा जो है, शूद्र की पीढ़ी में आगे आने वाला जो पुत्र है, ये अगर वेदों को जान करके, वेदों को पढ़ करके, वेदों को पढ़ाने का काम कर देगा तो इसे ब्राह्मण कहा जाएगा, फिर इसे शूद्र नहीं कहा जाएगा। तो इस तरीके से कर्म प्रधान समाज डेवलप हुआ था। लेकिन फिर लेटर वैदिक एज में आते आते यही सारे वर्ण जन्म प्रधान हो गए थे। तो कास्ट सिस्टम को ऐसे भी समझाने का प्रयास किया गया कि ब्राह्मण भगवान के मुख से बने हैं, क्षत्रिय भगवान के हाथों से बने हैं, वैश्य भगवान के पैरों से बने हैं, और जो तलवे होते हैं जिन पर चला जाता है, जिन पर पूरा भार शरीर का रहता है, वो शूद्र कहलाते थे। अब जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों के एक्सप्लेनेशन बनाए गए। इन चारों वेदों के एक्सप्लेनेशंस को 6 वेदांगों में बनाया गया। जैसे ऋग्वेद के वेदांग हैं शिक्षा और व्याकरण, यजुर्वेद के वेदांग हैं छंद और निरुक्त, सामवेद के वेदांग हैं सामवेद के निरुक्त है, यजुर्वेद का छंद है, अथर्ववेद के ज्योतिष और कल्प हैं। तो ये 6 वेदांग बनाए गए। और फिर उपवेदा भी लिखे गए। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य और अर्थवेद। देखिए ऋग्वेद में क्या था कि भगवान और भगवान की स्तुतियों को मेंशन किया गया है, जबकि यजुर्वेद एक ऐसा टेक्स्ट है जिसे प्रोज और पोएट्री दोनों फॉर्म में लिखा गया है। प्रोज और पोएट्री दोनों फॉर्म में लिखा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है ये प्रोज, ये पोएट्री की फॉर्म में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद प्रोज की फॉर्म में है। यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन मिलता है, बहुत सारे यज्ञों को लिखा गया है, जैसे राजसूय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस टाइप के यज्ञ लिखे गए हैं और इनके रिचुअल्स लिखे गए हैं यजुर्वेद में। सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है और म्यूजिक के अलावा, म्यूजिकल चैंट्स के अलावा इसमें और भी एविडेंस मिलते हैं, जैसे अकाल और अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का वर्णन, सबसे पहला एविडेंस अकाल का और भूकंप का सामवेद में ही मिलता है। अथर्ववेद जो था ये अब उस टाइम में एलोपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रेडिशन तो था नहीं, तो रोगों को ठीक कैसे करें, तो रोगों को ठीक करने के लिए मंत्रों का यूज़ किया जाता था, मंत्रों के आधार पर। तो ऐसे मंत्र अब फिर लेटर वैदिक एज में आते आते, लेटर ईयर्स में आते आते बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, ऑर्थोडॉक्सी आ गई और अब ये हिप्नोटिज्म का काम करने लगे, वशीकरण, जादू टोना, ब्लैक मैजिक जैसे काम अथर्ववेद के चैंट से होने लगे।
तो इसी वजह से अब इसे वेदों की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। अब अथर्ववेद को वेद नहीं मानते, जबकि ये 3 वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें ही त्रिवेद का नाम दिया गया है। तो इन्हें त्रिवेद कहा जाता है। अथर्ववेद अब वेद नहीं माना जाता, लेकिन ये वेद ही था। स्वयंवर सिस्टम का सबसे पहला एविडेंस अथर्ववेद में ही मिलता है। ब्राह्मण, जैसा कि बताया कि ब्राह्मण इन वेदों को पढ़ते और फिर स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में लोगों को बताते थे। तो बहुत ही सिंपल टेक्स्ट, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन वेदों का जो डेवलप हुआ उसे ब्राह्मण कहा गया। तो जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय, कौशितकी और सांख्य ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के कथक, तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण हैं। सामवेद के ब्राह्मण पंचवेश, सदावेश और जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद के हैं। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण लिखा गया, गोपथ ब्राह्मण। तो ये सब ब्राह्मणों के नाम हैं। ब्राह्मण भी टेक्स्ट थे, किताबें थी, पुस्तक थी। अब ये 4 वेद और इन वेदों के ज्ञाता जो थे उन्हें पुरोहित कहा गया, और इन पुरोहितों को भी अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उन्हें होता या होत्रा कहा गया, और यही होत्रा अग्निहोत्र के नाम से अब लेटर ईयर्स में कास्ट बन गए। यजुर्वेद की कास्ट अध्वर्यु बन गई, जबकि यजुर्वेद के पुरोहित थे अध्वर्यु। सामवेद के पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा कहलाते थे। उपनिषद, तो जो गुरुकुल व्यवस्था में गुरु के समीप बैठ करके गुरु की दी गई शिक्षाओं को बच्चे नोट करते थे, उन्हें उपनिषद कहा गया। और ऐसे बहुत सारे उपनिषद लिखे गए। मुक्तोपनिषद में ये एविडेंस मिलता है कि 108 उपनिषद लिखे गए होंगे। मुक्तोपनिषद, लेकिन अभी मिले केवल 15-16 हैं, तो इसमें 108 उपनिषद का वर्णन मिलता है। ऐसे ही हम लोगों का, इंडिया का जो एक टेक्स्ट है सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिखा गया है। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल। ऐसे ही और भी बहुत सारे, जैसे उस समय ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक एज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाता था और पर्दा प्रथा भी कहीं नहीं देखने को मिलती थी। इवन महिलाएं खुद अपने होने वाले हस्बैंड को स्वयंवर सिस्टम से सेलेक्ट करती थी, और ये स्वयंवर सिस्टम अथर्ववेद में मेंशन किया गया है। और ऐसी बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाओं का वर्णन मिलता है, जैसे लोपामुद्रा, गार्गी, नचिकेता। और उसमें से नचिकेता और याज्ञवल्क्य का जो डिबेट हुई थी, याज्ञवल्क्य बहुत पढ़े लिखे ऋषि थे, तो याज्ञवल्क्य को हराया नचिकेता ने, और ये एविडेंस मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में तो देखिए, वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर वेदों के ब्राह्मण लिखे गए, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद को 2 पार्ट में प्रोज और पोएट्री में लिखा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद, अथर्ववेद, फिर इसके छांदोग्य उपनिषद और केना उपनिषद लिखा गया। अथर्ववेद पर प्रसन्ना उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद लिखा गया। कृष्ण यजुर्वेद पर कठोपनिषद और तैत्तरीय ब्राह्मण लिखे गए। शुक्ल यजुर्वेद पर ईसा और बृहदारण्यक ब्राह्मण लिखे गए। तो इस तरीके से इन 4 वेदों पर इलैबोरेटेड टेक्स्ट लिखा गया लेटर वैदिक एज में। अब ये 6 वेदांग हैं। अभी हम लोगों ने वेदांग देखे थे, 6 वेदांग। जैसे ऋग्वेद के 2 वेदांग हैं, शिक्षा और कल्पसूत्र, शिक्षा और व्याकरण। फिर कल्पसूत्र भी इसी में लिखा गया। व्याकरण, संस्कृत की व्याकरण पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी के रूप में। तो ये पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी के रूप में। शिक्षा जो है प्रतिशाख्य ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। छांदोग्य उपनिषद में छंद और सूत्र लिखे गए हैं। निरुक्त
निगुंठ के नाम से लिखा गया है, जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ की गई है। ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड है निरुक्त। ज्योतिष वेदांग ज्योतिष के नाम से जाना जाता है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा गया है। रामायण और महाभारत 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में लिखे गए होंगे और इसीलिए इसे एपिक पीरियड महाकाव्य का काल कहा जाता है। महाकाव्य के काल में रामायण का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। रामायण टेल्स द स्टोरी इन विच लॉर्ड रामा किल्स द इविल प्री आर्यन किंग और रावण। तो रावण जो को प्री आर्यन किंग माना गया, मतलब ये इंडस वैली सभ्यता का द्रविडियन रहा होगा, उसको मारा आर्यन किंग राम ने। डेक्लाइन ऑफ वैदिक कल्चर। तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि धीरे धीरे लेटर वैदिक एज में कर्म की जगह कर्म कांड प्रधान समाज हो गया और संस्कृत एलीट क्लास की लैंग्वेज बन गई। जो लोग संस्कृत को पढ़ने वाले जानने वाले थे उन्हें बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाने लगा और जो लोकल लैंग्वेज डेवलप हुई पाली और प्राकृत भाषा में, उसमें अब लोग आपस में कम्युनिकेट करने लगे और धीरे धीरे उन्हीं भाषाओं में नए नए धर्मों का उदय होने लगा। जैसे पाली लैंग्वेज में बौद्ध धर्म विकसित हुआ, प्राकृत भाषा में जैन धर्म विकसित हुआ। तो लोगों ने धीरे धीरे वैदिक धर्म को छोड़ करके बौद्ध और जैन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और इसी वजह से जैन धर्म का डिक्लाइनिंग इसी वजह से वैदिक धर्म का डिक्लाइनिंग फेज आ गया। तो डिक्लाइन ऑफ वैदिक कल्चर। द डिक्लाइन ऑफ वैदिक कल्चर बिगैन द टेरिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द महाभारता वॉर। द 14 Manu was Suparna, who is dated about 950 BC, which is also an accepted period of Mahabharata war by many scholars. तो सुपर्ण जो था वो 14वां मनु माना जाता है और ये काल भी महाभारत के समय का ही है। तो महाभारत ऐसी घटना है जो 18 दिनों तक चली और उसमें सारे के सारे राजाओं ने इन्वॉल्वमेंट हुआ और मर गए। तो अब जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट होने लगा तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के डेवलपमेंट की वजह से जो वैदिक कल्चर था, वैदिक एज था, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगा और इसी वजह से जो वैदिक एज है उसे हिंदुइज्म का एस्टैब्लिशमेंट माना जाता है। तो धीरे धीरे हिंदुइज्म भी खत्म होने लगा, समाप्ति पर आ गया। ये हिंदुइज्म कहाँ से आया? अब आजकल हम वैदिक धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन वैदिक धर्म सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये हिंदू शब्द पर्शियंस ने दिया। वहाँ पर्शियन लैंग्वेज में सा को हा कहा जाता है। तो ये सिंधु के इस तरफ रहने वाले लोग, ईस्टर्न साइड में रहने वाले लोग हिंदू कहलाए पर्शियन लैंग्वेज में, और वहीं से हिंदू धर्म का ओरिजिन हुआ। तो वैदिक एज से ही हिंदू धर्म का ओरिजिन माना जाता है। फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का डेवलपमेंट होता है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म अलग अलग लोकल लैंग्वेज में लिखे गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे महाजनपद एज के बारे में, और इस महाजनपद एज में डिफरेंट जनपद्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और बौद्ध और जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।